हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेस में। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और यहां पर प्रैक्टिस चल रही है और ज़बरदस्त तरीके से आपको अभी तक मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं। पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज उसी रफ्तार से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ऐसे क्वेश्चन फिर आज के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जुड़ने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, और अपने ग्रुप्स में सभी जगह फैला दिया करिए, आते ही बोलना ना पड़े। ठीक है, और जो लोग बाद में देखना चाहें तो वो बाद में देख ही सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ के फॉर्म में। तो स्टार्ट किया जाए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया था और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी हम लोग साथ में सॉल्व करते चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये प्रैक्टिस बैच आपका कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से आप प्रैक्टिस भी बैच ना समझिए, यहाँ से आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जाएगा शुरुआत में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट किया जाए। तो आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। और जैसा कि पता है, बाकी मैं बीच में अभी अनाउंसमेंट करूंगा कि 6 जून को आपका स्पेशल होने वाला है। तो 6 जून के लिए सभी लोग प्रिपेयर रहें, और क्योंकि आपका और आपके जो साथी हैं सभी का पार्टिसिपेशन वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपका जीएस का, मैथ्स का, उसके लिए भी हम लोग फिर प्लान करेंगे भाई। उसी संडे में आपका महामैराथन टाइप का कोई ले लिया जाएगा चैप्टर और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार तो फिलहाल इंग्लिश का नंबर है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है ये, और ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। इसको आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे सोचिए सिंपल बेस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में जो बीच वाली संख्या होती है वही आपकी क्या होती है, औसत होती है। तो औसत के कॉन्सेप्ट पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताया था, लगभग 50+ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और आज लगभग हम लोग पूरी कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की, जितना भी हो सके। और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। तो कुछ नहीं करना है, औसत का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, बस इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड कर दीजिए, औसत आएगा, और जो औसत होगा वही बीच वाली संख्या आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 27 कैसे आएगा भाई, 29 आएगा ना। ए ऑप्शन बता रहे हैं भाई, ए ऑप्शन कैसे होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो डिवाइड करना है, जो आता है यही आपका क्या होता है, औसत होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, मिडिल नंबर। ठीक है, तो जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं, और नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने बोला भी है, जो लोग कहीं भी अगर बीच से जुड़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा शुरुआत से आप स्टार्ट करिए और पूरा आपका नज़रिया बदल जाएगा। और नंबर सिस्टम अगर आपका मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो आप देखेंगे पूरी मैथ्स में आपको फिर मजा आने वाला है। चलिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि इसको पहले आप सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। कितना आंसर आएगा बताइए। देखिए, सभी को कमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि बस आप देख रहे हो, सभी को कमेंट करना है। गलत सही जो भी आप जवाब दोगे यहाँ तो आपको पता चलेगा ही। क्वेश्चन है, लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो
तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कितना आंसर आया बताइए जल्दी से। सेकेंडो का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, बी नहीं ए बता रहे हैं कुछ लोग, ए, अच्छा बी शायद पिछले का था, ए ऑप्शन 36। तो अन्य 3 संख्याओं का औसत क्या है? अन्य 3, सॉरी औसत नहीं पूछ रहा है, अन्य 3 संख्याओं का योग। देखिए मैं आपको तरीका, देखिए सभी लोगों को कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आपको मेरे साथ जोड़ने से पता चलेंगी, जिनका आप एग्जाम में भी यूज कर पाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं। धीरे धीरे आप नंबर सिस्टम खत्म होते होते जैसे ही खत्म होगा आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर मैं देखते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ देखते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब आप सोचोगे यार ये कैसे आपने कर दिया, उसके लिए समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 3 संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एवरेज के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। एवरेज के कॉन्सेप्ट का, जितने भी आपके प्रेक्षण होते हैं, प्रेक्षणों का क्या होता है, ऊपर योग होता है और नीचे क्या होता है, कितने नंबर्स हैं प्रेक्षणों का, कितनी संख्या है प्रेक्षण, जितने भी प्रेक्षण है उनका योग करके उतनी संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जैसा कि पता है जो ये योग है, जो ये सम है प्रेक्षणों का, जैसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है योग, तो अगर ये बताइए अगर हम एवरेज निकालने के बाद जितनी भी संख्या प्रेक्षण के रूप में दी गई होंगी उनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा डायरेक्ट क्या योग नहीं आ जाएगा। अभी तक आप एवरेज निकालने में यूज कर रहे थे कि भाई जो भी आपका सम होता था योग, उसमें डिवाइड कर देते थे, डायरेक्ट एवरेज आ जाता था। भाई इसी का तो उल्टा भी तो यूज कर सकते हैं, अगर मुझे योग निकालना होगा तो मैं एवरेज में उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट योग आ जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा था, मैंने ऊपर पढ़ा भी नहीं, मैंने बस ये देखा लास्ट वाली लाइन, और जैसा कि मैंने बोला भी है कि लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़ना है। लास्ट वाली लाइन बस मैंने इतना पढ़ा कि 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो योग का मतलब, सम का मतलब क्या, यहाँ पर आपका 3 होगा तो 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जब ऑप्शन आपने देखा तो 25 और 35 कट रहा है, इसका मतलब ये 100% है कि बी और सी तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने देखते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने इसको देखा भी नहीं। और ऐसे होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कभी ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए यहां पर अगर आपका 29 होता तो जो लोग लगाते आप उनसे पहले लगाकर आ जाते, क्योंकि आपको पता है भाई 3 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन हर एग्जाम में उसी टाइप के बनते हैं। जो अच्छे एग्जाम होते हैं तो थोड़ा सा उसमें 1-2 लाइन और ऐड हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा लो लेवल के एग्जाम है, जो एग्जाम होते हैं क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन ऑप्शन को क्या कर दिया जाता है, इतना आसान कर दिया जाता है कि हम देखते ही अगर वो आइडिया आपको लग जाए तो तुरंत देखते ही निकाल लोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक पहला पॉइंट था जो आपके दिमाग में मुझे मतलब आपको आना चाहिए ये चीज, और इसको अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अब चलिए इस पे आते हैं। लिखा है लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग, मतलब हमारे पास 6 लगातार संख्या है इस तरीके से 3, 4, 5, 6, और जो पहली 3 संख्या है इनका योग दिया है 27, लगातार संख्या है। अच्छा ही बताइए, अगर 3 संख्याओं का योग 27 दिया है तो अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आया, 9, और ये जो 9 होगा इन 3 संख्याओं की बीच वाली संख्या होगी। भाई इन 3 संख्याओं में से बीच वाली संख्या होगी, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई भी अगर एक नंबर मुझे पता चल गया तो क्या हम पूरा नंबर नहीं लिख पाएंगे? अगर ये 9 है तो ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। देखिए तुरंत आपके 6 के 6 नंबर आ गए, क्योंकि था 6 प्राकृतिक संख्या। अब आप समझिएगा, हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि लास्ट की जो 3 संख्या है, ये जो मैंने ब्लू से यहाँ पर किया, इसमें आपसे पूछा था इनका योगफल। अब जो लोग इस तरीके से जोड़े हैं 11 + 12 + 13, तो अब आप भी समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 लगातार संख्या है, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, कभी भी कोई समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब सभी में 1-1 का गैप हो, ठीक है, चाहे 2-2 का गैप हो, चाहे 3-3 का गैप हो, मतलब अगर अंतर समान है, सभी में अंतर अगर समान है, और लास्ट में से पहले को हटाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी जब आप पढ़ोगे तो वहां मैं बताऊंगा।
तो उस केस में ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपका एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, सर अगर 4 संख्या होगी तब क्या होगी? ठीक है, वो तो हम आगे अभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीच वाली संख्या विषम वाले में बड़ा आसान होता है, दिखता है बीच में क्या दिख रहा है 12। अब आपको अभी मैंने बताया अगर मुझे एवरेज पता चल जाए, एवरेज अगर मुझे पता चल जाए, तो अगर मुझे योग निकालना है, तीनों संख्याओं का अगर मुझे योग निकालना है, तो एवरेज में जितनी भी संख्या होगी, भाई इसका एवरेज क्या, इन 3 संख्याओं का एवरेज 12 है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट ये बताइए क्या योगफल नहीं आ जाएगा? तो ये सिर्फ समझाने में टाइम लगा है, बाकी तो आप तुरंत देखते ही कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और वैसे भी बहुत अच्छा देखिए, अब आप लोग का दिमाग खुल रहा है। ठीक है, आप क्या लिखे, जैसे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, अब एक कमेंट ये आया कि सर यहां पर तो लिखा है तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करो। मतलब ये शुरुआत की, देखिए लिखा ना, पहली 3 संख्याओं का योग क्या दिया है? 27 दिया है। तो जो अन्य 3 संख्याओं का योग होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 27 से कम होगा, 27 से भाई ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ज्यादा अगर रहेगा आगे वो भी लगातार संख्या है, अगर शुरुआत की 3 27 है तो आगे की 3 क्या होंगी? इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा, हमारे 2 ऑप्शन तो उस कॉन्सेप्ट से भी एलिमिनेट हो गए। तो अगर देखा जाए, अगर यही ऑप्शन है तो हमें क्या यहाँ पेन चलाने की जरूरत थी? हमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट जो ये मैंने किया, ये भी हमने फालतू में टाइम बर्बाद किया। ठीक है, और ऐसा होगा, आपको भले आता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिस दिन ये चीज सीख जाएंगे और वो ऐसे नहीं आएगा, भले आप पूरा अच्छे से मैथ्स पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तब तक ये आप सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी ये भी तरीका अच्छा था कि इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारा 2 सेकंड भी बच रहा है ना, तो उसे हमें बचाना है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग सम वाले केस। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें इस बार आपसे पूछा है 4 लगातार सम संख्या, और ये 4 की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपका कौन सा केस आ गया? सम वाला केस, सम वाला केस। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल लेता हूं और वहां से थोड़ा सा सीखने की कोशिश किया जाए कि अब यहां पर एवरेज औसत के कॉन्सेप्ट से तो ये भी लगेगा, लेकिन अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको हमें यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, शेयर करते रहिएगा सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। एक बार पहले तो चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपको बताना है। 34। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहां पर 4 अगर लगातार सम संख्याएं हैं, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ठीक है, अब 4 अगर सम है तो क्या क्या हो सकता है कि भाई ये डायरेक्ट आपके सम संख्या में होंगे। 4 लगातार संख्याएं भी हो सकती हैं, 4 लगातार संख्याएं जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, या आपसे पूछ सकता है 4 लगातार विषम संख्या। भाई यही तो केस बनेगा। अभी तक आपको क्या रहता था, जो भी संख्याएं होती थी, जब यहाँ पर 3 5 7 9 11 इस तरीके से अगर विषम वाला केस रहता था, तो बीच वाला जो होता था वही औसत होता था। इस बार आपका क्या है, अब भाई अगर मैं बीच वाला ढूंढूंगा तो इन संख्याओं में से तो कोई भी औसत का रूप नहीं लेगा। अभी तक क्या था, विषम में इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई एक जो बीच में होता था वही औसत का रूप लेता था। लेकिन अगर ये सम वाला केस होगा तो इन संख्याओं में से फिलहाल कोई भी औसत का रूप नहीं लेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि यही सब चीज आपको काम आएंगी ऑप्शन एलिमिनेशन में। ठीक है, जब आपको सिखाऊंगा, इसीलिए एक एक बात को ध्यान सुनिएगा कि ये औसत के रूप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे फिर कौन सा रूप लेगा, तो आप खुद देखो। चलिए एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो आप पूरा डिटेल से निकाल लेते हैं। एक बार इसको डिटेल से निकालिए, इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 में आपने किससे भाग दिया? 4 से। जब 4 से आपने भाग दिया तो कितना आया? 2.5। अब अगर ध्यान से देखिए तो 2.5 जो आ रहा है 2 और 3 के ठीक बीच में है।
कॉन्सेप्ट तो वही है, औसत भी आपका हमेशा बीच में ही लाई करेगा, जो शुरुआत में बताया था वो बिल्कुल सही है, लेकिन विषम वाले केस में उन्हीं संख्याओं में से ही एक ना एक आपका औसत होता था जो कि ठीक बीच में होता था। अब क्या है कि जब हम लोग सम वाला केस लेंगे, अगर वहां 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो फिलहाल उन संख्याओं में से तो कोई भी औसत का रूप नहीं लेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उनके ठीक बीच में अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इधर से 1 को काट दूं, 4 को काट दूं, तो हमारे पास बचा 2 और 3। ना तो मैं 2 को औसत का बता सकता हूं, ना तो 3 को बता सकता हूं, क्योंकि दोनों ही हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनका औसत ले लूंगा। इसीलिए 2 + 3/2 तो हमारा क्या जाएगा 2.5, तो इसका मतलब ये हमारा औसत हो गया। अब इसी तरीके से आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एपी में है, और अगर एपी में है तो ठीक जो बीच में होंगे, इनके ठीक के बीच जो बीच वाला होगा यही औसत होगा। 4 और 6 के बीच में क्या है 5, ठीक है। 3 और 5 में क्या है 4, ये सारे एवरेज आ गए। और जब कॉन्सेप्ट पूरा वही है, एवरेज में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, आप देख लो चाहे, इसलिए मैं बता रहा हूं ना, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता तो क्या आता था छोटी और बड़ी का योगफल आता था। चलिए देख लीजिए, 5 क्या आ रहा है, छोटे और बड़े का योगफल वही आ रहा है। वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस यहाँ पर ये समझने वाली बात है। यहाँ पर भी देखिए 5 औसत था, 5 गुणे 2 कर रहे हैं 10, देखिए 8 2 10 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2 क्या रहेंगे 8, कितना आया था 3 और 4 5, सॉरी ये 8 नहीं होगा ना, ये विषम लिया है ना मैंने, सॉरी ये 7 है, ठीक है। 1 3 5 7 एपी में बोला था ना। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर 8 है तो बीच वाला औसत नहीं होगा, एक प्रोग्रेशन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो ये 4 आएगा, तो 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो देखिए अब इसका सम, बड़ी और छोटी का संख्या का सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट था जो समझना था। दूसरी जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो भी इवन वाला केस होगा, सम वाला केस होगा, 4 6 8 के केस में आएगा, तो कभी भी उन संख्याओं में से कोई भी औसत का रूप नहीं लेगा। एक एक बात ध्यान सुनते चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन में, एलिमिनेशन में ये चीज बहुत काम आने वाला है। पहली बात आप नोट कर लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा सम और विषम वाले केस में अगर आप ध्यान से देखें, जब हम लोग सम संख्या ले रहे हैं, जब हम लोग सम ले रहे हैं, तो हमारा जो औसत आ रहा है ना, औसत क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। और जब आपका विषम ले रहे हैं, जब विषम संख्या आप ले रहे हो, तो औसत क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, बहुत ध्यान से लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछता है क्या कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 दे दिया, ठीक है, जैसे अगर सम वाले केस में देगा 100 दे दिया, 50 दे दिया, 150 दे दिया, तो अभी मैंने बताया ना कि अगर आपके लगातार संख्या सम वाले केस में होंगे तो हमेशा हमारा औसत बीच में आएगा। लेकिन एक बात और नोट कर लेना है कि हमारा जो भी औसत आएगा वो डेसिमल में आएगा। क्या आएगा, डेसिमल में। कब, जब यहाँ पर सम वाला केस होगा। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है 50 लगातार क्या 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हमेशा आंसर डेसिमल में आएगा। अब जो भी ऑप्शन आपके होल नंबर के फॉर्म में होंगे उनको देखते ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस आगे बढ़ा जाए। और ऐसे ही जब इवन वाला केस आएगा तो औसत हमारा क्या होगा, हमेशा इवन में औसत हमारा क्या होगा, ऑड होगा। विषम वाले केस में हमारा औसत क्या होगा, इवन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 100% आपको हर चीज समझ में आएगा। आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप बोलते हैं ना कि हाँ अगर हम वीक हैं, तो आपको हर चीज समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी। बस मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा तभी मजा आएगा। और मैथ्स में इंटरेस्ट लाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, बस आपका सहयोग चाहिए। और आप सभी को शेयर जरूर करते रहिए, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ें, तो पढ़ने में और मजा आए सभी को, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग उसी क्वेश्चन में थे ना, ये चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें देखिए आंसर कैसे पहुंचा जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है। तो 4 लगातार सम संख्या है, तो पहला काम तो हमें भाई औसत निकालना है। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा,
187। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सम संख्या होगी तो औसत हमारा क्या होगा, 187 होगा। अच्छे से बताया था। आपसे पूछा था छोटी संख्या, ठीक है, इसका मतलब ये आपका उस संख्या में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अभी मैंने आपको सिखाया भी था, जो 4 हमारे पास सम संख्याएं हैं ये तो आंसर होगा नहीं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा कभी भी, अगर औसत की बात करें, ठीक है, तो वो आपका औसत जो होगा कभी भी सम में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल अभी तो पूछा नहीं गया औसत, तो इसके पहले ठीक कौन सी संख्या आएगी, 186, और इधर क्या आएगी 184। ये पहली आ जाएगी, ये दूसरी है, और ये 188 और 190। तो सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो क्या आएगा, 190 आएगा। सबसे छोटी पूछेगा तो क्या आएगा, 184 आएगा। अगर आपसे बड़ी और छोटी का योगफल पूछता तो 187 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप खुद देख लो, 2 7 14, 2 8 16, 1 17 और 2 1 कम 2 1 3, क्या 374 देखिए जोड़ने पर आ रहा है। 100% वही आएगा, 100% वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा तो कंफ्यूज ना होइएगा। अभी इस बार सम वाला केस था, इस बार आपका विषम वाला केस आ गया। तो लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आपको जमकर प्रैक्टिस करनी है और रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन यहाँ मिलेगा और लगातार फटाफट सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है। ठीक है, ये नहीं कि 1-2 लोग कर रहे हैं बाकी लोग देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से करिए आंसर। चलिए कितना आंसर आया भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है। ठीक है, अच्छा 3 के 3 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती होने की चांस हो सकती है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बाउंसर वाला है, याद आया ना पिछली क्लास में। तो ये आपका चौथा टाइप है। मतलब जैसा कि हमने बताया था ना कि अगर विषम वाला केस है तो उसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लगातार, एक उसमें विषम वाला केस और सम वाला केस, 3 ये। और उसके अलावा ये डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित भी आ सकता है कि 3 के 3 क्रमागत या 4 के 3 क्रमागत, इस तरीके से पूछ सकता है। तो 3 का गुणज, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी फिलहाल वो 3 का तो मल्टीपल होना ही होना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सारे ये ऑप्शन 3 के मल्टीपल है। अब क्या किया जाए, तो काम तो वही करना है। 90 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 30। ठीक है, और जैसे ये 30 आया, आप बताओ ध्यान से, तो ये बीच वाली संख्या होगी। अब यहां सम विषम वाला केस नहीं दिया है, देखिए 3 क्रमागत गुणजों का योग, ये भी ध्यान देखना है क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग लापरवाही के साथ गलती कर जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हुआ था। तो 30 तो औसत हो गया, इसका मतलब अगली अगर लगातार की बात करूंगा 31 होना चाहिए, लेकिन 31 लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा वो 3 का पहाड़ा होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो 30 के बाद अगला जो आएगा क्या आएगा, 33 आएगा, और इसके पीछे वाला क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या है बता दीजिए खुद ही आप। बड़ी और छोटी देख लो, कौन सी बड़ी छोटी है, बड़ी पूछ रहा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। जो लोग इस क्लास में जुड़ रहे हैं डायरेक्ट, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, पिछली क्लास एक बार जरूर देखिए। और आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, अगर शुरुआत की फर्स्ट और सेकंड क्लास आप देख लोगे तो नंबर सिस्टम तो आप पूरा पढ़ोगे ही, ये मुझे पता है। ठीक है, और बाकी तो भाई जब पूरा खत्म होगा तो मैं आपसे फिर पूछूंगा, जैसे अलजेब्रा में पूछा, सिंप्लीफिकेशन में पूछा, पूरा क्लास में पूरा पढ़ाने के बाद फिर आपका जवाब भी आया कि सर एक भी क्लास मैंने नहीं छोड़ा है और अलजेब्रा के लगभग सारे क्वेश्चन
ठीक है, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर 90% क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, बाकी जो 10% अच्छे क्वेश्चन है वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि लगभग 90% क्वेश्चन आप यहाँ से लगा लेंगे जितना मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वहां पर कैसे आप सोच पाते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आ रहा है 33, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। क्या सभी का आंसर सी आ रहा था ना? चलिए, फिलहाल मैंने आंसर इस बार नहीं देखा आप लोगों का, और उम्मीद करता हूं 33 आ रहा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको 15 सेकंड के अंदर करना है। जल्दी से बताइए, 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था 6 जून को, ठीक है। आज कितनी तारीख है? आज 2 जून है। तो 6 जून को, इसी 6 जून को आपकी यहाँ पर मैराथन क्लास होने वाली, महा मैराथन, जहाँ पर एक ही क्लास में आपको 1200 वर्ड सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, और इनफैक्ट अकेले नहीं शामिल होना है, सभी को लेकर आना है, जिससे सभी लोग जुड़ें और इस क्लास का पूरा फायदा लें। और ये जो क्लास होगा, पूरा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, और वो हर एग्जाम को टारगेट किया जाएगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसीलिए ये क्लास हर एक वर्ग के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अकेडमिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो 1200 वर्ड बहुत होते हैं, और वो भी फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद करने का क्या तरीका होगा सर आपको क्लास में पूरा बताएंगे, तो इसीलिए ये क्लास मिस नहीं करना है। और टाइमिंग आप जरूर ध्यान रखिएगा, सुबह मॉर्निंग में 9 AM, ठीक है, 9 AM ही है ना, एक बार आप देख लेना, फिलहाल 9 AM ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या आएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16। तो 16 तो बीच वाली संख्या होगी। अब 16 देखिए यहां पर ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, 16 के बाद अगली क्या आएगी? 18। तो आंसर क्या आएगा? 18, बी ऑप्शन। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। थर्टी 36 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 लीजिए। 37 बताइए क्या आंसर आ रहा है इसमें? इस बार 5 ऑप्शन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, उनमें से बीच वाली संख्या क्या है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, ठीक है, तो उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी? हर एक क्लास अपने आप में नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आपको मैं अभाज्य संख्या पढ़ाऊंगा, एक एक छोटी बात बताऊंगा, बहुत ही काम की, ठीक है, जो लोग कोई ध्यान नहीं देता। आसान क्वेश्चन तो तभी करेंगे, सभी लोग करेंगे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है वहां उन क्वेश्चनों को कैसे आसान बनाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसका आंसर क्या आ रहा है सभी का? भाई रुकना नहीं है, जो लोग भी शामिल हैं, हाँ, जो लोग भी शामिल हैं लाइव क्लास में डायरेक्ट जुड़े, और सभी अपने साथ कम से कम एक लोगों को जरूर जोड़ें, ठीक है। ए ऑप्शन 37, 37 कहां से आ रहा भाई? अच्छा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो ए तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए 114 किससे डिवाइड करूंगा मैं? 3 से, तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, और 3 8 24, तो 38 आएगा। कितना आएगा? 38। अच्छा 37 का है, सॉरी, हम सोचे कि 38 37 कैसे दे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीच वाली संख्या पूछा था ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी बताइए। तीनों में से अल्पतम, अल्पतम का मतलब होता है सबसे छोटा। 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से आंसर आपको बताना है।
चलिए हो गया। तीनों में से अल्पतम क्या है बताइए जल्दी से। 3 से डिवाइड करिए, 3 1 कम 3, 3 सते 21, 17 और विषम है तो अल्पतम का मतलब इससे छोटी क्या होगी 15 होगी। तो आंसर क्या बी आ रहा है, बी तो आना चाहिए फिलहाल। 38 का बी। सभी लोग जवाब दें जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए 39 इस बार आपका टाइमर नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप आंसर बताओ यहाँ से क्या आएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है। पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट बताना है। डिवाइड करना तो आता है ना। फिर से छोटी संख्या बताना है, जल्दी बताइए। 39 का ए ऑप्शन, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 3 1 कम 3, 51 बीच वाली संख्या होगा। उससे ठीक पहली विषम वाली संख्या क्या होगी 49 होगी, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, फिर से वैसे ही क्वेश्चन। अब टाइमर लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आराम से आप बताइए, ठीक है। 10 तक काउंट करते करते आप अपने मन में काउंट करिए और तुरंत आंसर बता दीजिए। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। फिर से छोटी संख्या पूछ रहा है, फिर से 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। 29 अभी मैंने बीच वाला, यही क्वेश्चन था, देखिए वो भी क्वेश्चन आया था, बीच वाली संख्या भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन था, ठीक। वहां पर बीच वाली संख्या पूछी गई थी, इस बार छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो छोटी संख्या क्या आएगी, डी ऑप्शन। हाँ बहुत सही। देखिए अब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। और देखते हैं, आसान है, मतलब डरना नहीं है कि x+1 आ गया ये हो गया तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरे वही है। और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान x+1 है। औसत मान, इस बार औसत दिया है, ध्यान रखिएगा। और औसत ही निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते थे, इस बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले और तीसरे का गुणनफल 165 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए इस बार का देखते हैं कौन सही जवाब देता है। बाउंसर तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसका तरीका क्या होगा अभी आप खुद ही देख लेना। जो लोग 20 से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे आपका स्क्रॉल कर रहा होगा तैयारी डिजिटल क्लासेस, तो आप तैयारी डिजिटल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यहाँ से आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, मैथ्स का हो, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट भी हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप जरूर जुड़िए और वीडियोस देखने के बाद फिर मूल्यांकन करिए, यहाँ से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहा है फिलहाल बताइए, टाइम तो हो ही गया इसमें। 41 का बी, 41 का बी आ रहा है भाई। 40 नहीं है, 41 है। जो लोग 40 बता रहे हैं, 41 का आंसर बताइए कितना आएगा। 41 का बी। और कोई लोग कहाँ गायब हो गए भाई, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलिए लग रहा है कि दिक्कत हो गई है। यहां देखिए औसत मान क्या है, x+1 है। ये मतलब बीच वाली संख्या होगी, क्लियर है, बहुत ध्यान समझिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान x+1 है। और विषम अगर है तो ये बताइए अगली तो x+2 नहीं होगी ना, अगली क्या होगी x+3 होगी। इसके पहली वाली क्या होगी x-1 होगी। भाई सभी के बीच में 2-2 का गैप होना चाहिए ना, विषम और सम संख्या है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पहले और तीसरे का गुणनफल, मतलब x-1 और x+3 का जो गुणनफल है वो कितना है। अब मैं यहां से जो बताऊंगा उसको ध्यान समझिएगा। 165 क्या है, 165। अब यहां पर कितने लोग ऐसे हैं कमेंट करके बताएं जो यहां से क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व किए हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से इसको मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई कैसे किए, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये x² + 2x, ठीक है, -3,
इक्वल टू 165। 165 को इधर लेते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। ठीक है, तो आप इसमें फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ा होगा, तो 168 का फैक्टराइजेशन करने पर आपका प्लस 2 देना चाहिए। तो 168 का फैक्टराइजेशन करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो 8 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, ये 21 आ गया। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 21 को 7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देख रहे कितना टाइम लग रहा है। तो अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें, 7 दूनी 14, 2 का आना चाहिए ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 14 इंटू 12, 14 इंटू 12। तो इसका मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x ना। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक बनेगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 14 और एक ब्रैकेट बनेगा, क्या बनेगा भाई, x माइनस 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर जब 0 करोगे, क्योंकि ये निगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई। लेकिन टाइम कितना लग रहा है आप देखते रहना, x इक्वल टू ये 12 आ गया है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो संख्या हमारी जो वेरिएबल के फॉर्म में ये मिल जाएगी, तो बीच वाली संख्या 13 आ जाएगी। ठीक है भाई, 12 1 13, 12 3 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये हमने गलत कर दिया क्या, x प्लस 1 x प्लस 2 सही तो है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 और 3 सॉरी 12 3 ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा नंबर है। तो दूसरी संख्या क्या होगी आप देख लो, दूसरी संख्या मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या होगी, 13। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा भाई, ऐसे आप सॉल्व नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हाँ देखिए इन्होंने बताया कि सर 165 जो है वो 11 से कट रहा है, 165 जो है वो 11 से कट रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बताइए, अगर मैं इनके फैक्टर्स की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये x माइनस 1 है, x प्लस 3 है। ठीक है, तो ये बताइए अगर मैं 165 को 11 से काटूंगा, देखिए कितना आएगा, 11 एक कम 11 आएगा। ठीक है, 11 पचे 55 आएगा। तो हमारा जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, देख रहे हैं, हमारा जो फैक्टर आएगा वो 11 गुणे 15 आएगा। अब मैं जो बताने वाला हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं क्या किया हूं, यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बनाया, फैक्टराइजेशन किया, करते करते 1 मिनट तो 100% चला ही जाना है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं, यहां से आप यहां तक तो पहुंच ही सकते थे, कैसे 10 सेकंड से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर खास तौर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, क्रमचय और संचय। फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एसआई में और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका 165 है, और वहां पर भी ऐसे ही क्वाड्रेटिक बनते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी यही तरीके से आप क्वेश्चन में x का मान, किसी का भी मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या, यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है x माइनस 1 x प्लस 3, कहीं ना कहीं ये दो नंबर है, एक x माइनस 1 है, x प्लस 3 है। इसका मतलब LHS जो होता है हमेशा RHS के बराबर होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि x प्लस 3 और x माइनस 1 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि इन दोनों संख्या, मतलब इन दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस 4 है। अगर इधर आपका डिफरेंस जो भी संख्या अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 100% RHS में भी वो फैक्टर होगा जिनके बीच का डिफरेंस 4 होगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब मैं 165 जब देखा, जब इसको मैंने 11 से काटा, तो 11 कम 11, 11 पचे 55। आप देख लो इनके भी बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। इनके भी बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। जो आप यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करते करते x का मान निकाले है ना, अब हम यहीं से डायरेक्ट मान निकाल सकते थे, क्योंकि जो छोटी संख्या होगी वो 11 को रिप्रेजेंट करेगी, जो बड़ी संख्या होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 15 को रिप्रेजेंट करेगी। ये और दोनों से ही x का मान सेम आएगा, चाहे चेक कर लो। x माइनस 1 अगर हम 11 के बराबर करेंगे तो आप देख लो x बराबर 12 आया कि नहीं आया। अगर बड़ी वाली संख्या x प्लस 3 है, इसको अगर मैं 15 से दिखाऊं तो x की वैल्यू क्या 12 नहीं आएगी। आप देख लो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये 12 आ गया और 12 क्या है, x का मान है, तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 13। और पूछा क्या था, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो यही है ना भाई, दूसरी संख्या तो वही औसत ही है।
जो दूसरी संख्या है एक्चुअल में यहाँ पर औसत ही है, तो आंसर क्या आएगा 13। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने आपको समझाया? और ये हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट आपको एक चीज और मैं बता देता हूं जाते जाते यहां पर इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते बढ़ते, कभी कभी ये चीज क्यूबिक में भी जा सकता है, बाई क्वाड्रेटिक में भी जा सकता है, इस तरीके से x-2, x-1, x और x+1। अब बराबर ये समथिंग कुछ भी दे सकता है, बड़ा नंबर दे सकता है। अब आप सोचो जो लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा पता है? x की पावर 4 में जाएगा। अब कितना टफ होने वाला आप खुद सोच लो। और वैसे करेंगे आप, उससे देखना। और यहाँ पर जब आप देखेंगे और यहाँ पर जो भी संख्या हो भाई, जो भी एग्जामिनर सेट करेगा ना, तो 100% वहाँ पर 4 फैक्टर बनेंगे और वो 4 फैक्टर क्या होंगे? लगातार होंगे। देख रहे हैं x-2 से देखिए एक कम है, फिर इससे एक कम है, फिर इससे एक, सॉरी इससे एक ज्यादा है, सॉरी ये उल्टा बोल गया, x-2 से एक ज्यादा है, फिर एक ज्यादा है, फिर एक ज्यादा है। इसका मतलब 4 लगातार संख्याएं होंगी, वो जो भी इनका फैक्टराइज करेंगे तो डायरेक्ट हम उसके बराबर कर सकते हैं और एक बार में x का मान निकाल सकते हैं। ये बहुत काम की बात थी, इसको आप नोट कर लेना। और मैंने बोला भी था बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिलने वाले हैं, तो ये भी आपका उसी में एक छोटा सा अस्त्र है जो कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। तो कमेंट जरूर करिएगा अगर ये चीज आपको नया लगा हो या समझ में आया हो, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और जिनको आता भी है वो भी कुछ ना कुछ अगर नया सीखे हो तो जरूर कमेंट करेंगे। तो यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, और इसको आप आंसर बताइएगा कितना आएगा। लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है, इनसे अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, क्योंकि ये भी आपका क्या है? एक केस स्टडी है। क्या है? केस स्टडी है, ठीक है। अभी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको मैं कल आते ही, कल जो नई क्लास रहेगी उसमें इस क्वेश्चन को मैं, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, नए क्वेश्चन है ये। और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है। निकालने के लिए तो अभी मैं चाहूं तो आप पुराने तरीके से निकाल लो, लेकिन इसका जो नया तरीका होगा वो मैं कल आपको 5 से 10 मिनट समझाऊंगा, जिससे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सेकंडों में कर लो, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मैंने बताया अभी तक, उस तरीके से आप चाहे तो इसको आप कर सकते हो। और बताइए यहां से इसका आंसर क्या आएगा फिलहाल, लेकिन ये होमवर्क है। अच्छा आंसर आ भी गया 42 का डी, सोच लेना एक बार। अब ये बताइए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 575 है तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, फिर 5 एक कम 5, 5 पचम 25, 115, ठीक है। अब देखिएगा अगर 5 क्रमागत है इसका मतलब यहां पर आपका एक आएगा 113, ठीक, सॉरी 111 आएगा, 113 आएगा, ठीक है। और इधर आएगा 117, 119। क्या बोला था? इससे अगली 5 क्रमागत संख्या, तो अगली का मतलब क्या हो गया? अब आपका आ जाएगा 121, 123, 125, 127, 129। और इन्हीं का आपसे योग पूछ रहा है, तो इन्हीं का योग पूछ रहा है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणे 5, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6। तो क्या 625 आ रहा है? सभी का बताइए क्या आंसर 625 आ रहा है? 725 आ रहा है कि 625 आ रहा है? मल्टीप्लाई करिए, 125 5 का क्यूब होता है और 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। सब याद करने का तरीका भी मैंने बोला है कि याद करेंगे हर जगह काम आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ट्रिक तो आपको हमेशा देखना है, और जो लोग कैलकुलेशन ट्रिक की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है, वैसे तो
और उसका लगभग मैंने वीडियो डाला भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, और वहां से आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। तो आपको सारे ट्रिक्स याद रखने हैं जिनका हम एग्जाम में हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा कितना आएगा 625, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा डी ऑप्शन। लेकिन इस तरीके से भी अगर आप करोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर कल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। फिलहाल आंसर तो आप तब भी बता लोगे, लेकिन अगर कुछ टाइम अपना कम हो जाए तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, ये तो आपका थोड़ा सा रिपीटिशन के लिए मैंने पूछ लिया है। इसका बताइए आंसर क्या आएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी आंसर बताइए। (43) का सी। चलिए भाई, अब तो ये आसान क्वेश्चन है। यदि दो अंकों की संख्या तथा अंकों के क्रम बदलने से बनी संख्या का योगफल, ठीक है, योगफल 99 है, तो उस वास्तविक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अगर जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर बदलने के बाद जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो आता है, जो भी मिलता है वो 11 का मल्टीपल होता है। और जो बगल वाली संख्या होती है, ये आपकी जो आपने माना था ना x और y, दो अंकों की संख्या, वही उनका योगफल को रिप्रेजेंट करता है, अंकों के योगफल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ एक ऑप्शन 11 होता तो बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते थे। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 9, ठीक है। ये मैंने आपको शायद पहली क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया भी था, ठीक है। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। अब देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। बताइए। 44 का ए आ रहा है, पक्का ए। चलिए, और कोई बाकी लोग भी जवाब दें। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? दो अंकी संख्या के अंकों का योगफल 10 है, ठीक है। अगर अंकों का योगफल 10 है तो भाई 27 72 तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर लिखा है जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या, ये संख्या है, तो संख्या 36 कम हो जाती है। क्या हो जाती है? संख्या 36 कम हो जाती है। तो नई संख्या आपको बतानी है। इस बार आपसे क्या पूछा है? नई संख्या। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपसे वास्तविक नहीं पूछा है। जो लोग वास्तविक बता रहे हैं तो 100% वो गलत कर रहे हैं। तो सीधी बात है। चलिए, 36 कम का मतलब क्या होगा? 9 चौक 36, 4 का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी है। तो इनमें से कोई नहीं तो बनता भाई, ये हो ही नहीं सकता भाई। इन्हीं में से आपका आंसर है। अब कौन किसको सही आंसर देंगे, ठीक है। और जो लोग इसको नहीं देखते, जैसे मैंने देखा है कि कई लोग इसको नहीं देखते और जल्दबाजी में वास्तविक संख्या निकाल कर आ जाते हैं। और मैं यही बता भी रहा था कि ये चीज आपको ध्यान रखना है। लास्ट लाइन आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है ना, बड़ा दुख होगा फिर आपको, ठीक है। तो चलिए, नई संख्या क्या है? तो 9 चौक 36, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये बताओ यहाँ पर 73 37 में कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर लिखा था जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा, देख लो खुद से, जो संख्या है वो 36 कम हो जाती है।
जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या का मतलब वही वास्तविक संख्या 36 कम हो जा रही है, तो जो विपरीत संख्या होगी वो क्या होगी, बढ़ गई होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? यही ऑप्शन है। चलिए ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए ये नई संख्या है, अगर मैं 36 कम करूंगा तो 37 आएगा, 37 आएगा। तो ये बताइए, यहां पर अब मैं पढ़ता हूं, इसको टैली आप चाहे तो कर भी सकते हो, ठीक है। यही तो बोला है ना, जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर मैं इसको विपरीत करूंगा, एक मिनट, जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, 36 कम हो जाती है ना। हाँ, संख्या 36 कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब जब विपरीत किया आपने, मतलब ये वास्तविक संख्या थी, अगर आप विपरीत करोगे तो हमारा संख्या क्या हो गया, 36 कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है भाई 73 नहीं है, देखिए ये बाउंसर लग गया है। आंसर जो होगा यहाँ पर, ये आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर, एक बार मैं फिर से पढ़ ले रहा हूँ, वेरीफाई कर लिया जाए। जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, 36 कम हो जाती है, तो नई संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब ये बताइए, मान लेते हैं, चलिए हम इसको वास्तविक संख्या मान लेते हैं 73। अगर आप 36 कम करोगे तो हमारा क्या है, 37, ठीक है। तो लिखा है ना, जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो ये जो संख्या होती है ये 36 फिर कम हो जाती है, ठीक है, जब विपरीत आपने किया। मतलब आपने जब विपरीत किया तो हमारा आंसर क्या आया, 37। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए शुरुआत में यही चीज गलती हो सकती है, इसीलिए इसको जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए नई संख्या, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। इनफैक्ट देखिए मैंने भी लगाया, लेकिन फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, इसी तरह आपको भी करना है। तो आंसर बिल्कुल सही है, 37। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और यहीं से फिर हम लोग सेशन फिनिश करेंगे, और कल हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, केस स्टडी हम लोग करेंगे उसमें कि क्या नई नई चीजें वहां पर बन सकती हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, आप इसको कर लेना, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, कल से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या डिविजिबिलिटी रूल लग सकती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल अप्लाई कर हो सकता है। तो देखिए वैसे तो लगाने के लिए सभी लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल और फ्रैक्शन वाली जो टेक्निक होती है, जो हम लोग परसेंटेज में सीखते हैं, अगर वो चीज़ अगर आप सीख गए, फ्रैक्शन में जो आप सीखते हैं, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। हम ऑप्शन को पूरा यूज में ले सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें, और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको स्टार्ट करने से पहले जो केस स्टडी रहेगा, या तो इसी को कर लेंगे, फिर केस स्टडी पर आएंगे और उन सारे क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, 5 से 10 मिनट। फिर आपका सेशन जो कल का होगा और ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के भी सेशन में कुछ न कुछ पॉइंट्स आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अच्छा, बाकी तो आप लोग को आता ही था, तो सेशन को ही फिनिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत हो, ना समझ में आई हो। चलिए आंसर भी आप लोगों का आ रहा है, 55 का सी आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, 6 जून के लिए सभी लोग तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, और
आपका अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और आपके जो साथी हैं, दोस्त यार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सभी लोग शामिल होंगे तो होता नहीं कि भाई लगता है कि भाई आपको हर दिन डेली हर टीचर आपको पूरा बता रहा है कि भाई इस दिन आना है, इस दिन आना है, इस दिन आना है, ठीक है। जब वहाँ पर आप लोग का प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा, कम से कम पूरी कोशिश है कि कम से कम भाई 40-50 लोग वहाँ पर जुड़ें, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि मैराथन है तो काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है, तो उसी बिहाफ पर अगर आप लोग का अटेंडेंस अच्छा खासा रहा और हम लोग को भी लगे कि भाई हम लोग को भी आना चाहिए, पता चला आए और उसमें भी आप बहुत कम स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन देखिए बाकी तो आपके ऊपर है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो ध्यान रखिएगा 6 जून सुबह 9 बजे 1200 वर्ड्स एक ही क्लास में सीखना है और जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट जरूर करिए, ठीक है।